हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इंडिया में टोटल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। एक डेटा के मुताबिक 2018-19 से 2023 के बीच 140 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में सेटअप की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा 28 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी गुजरात में और दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हुई। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन कौन देता है और ये कौन देखता है कि यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के सभी नॉर्म्स पूरा कर रही हैं या नहीं? इस पर बात करेंगे हम आज के एपिसोड में। इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को समझने के लिए हमें यूजीसी के बारे में जानना होगा। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब जानते हैं कि यूजीसी का आइडिया मिला कैसे। पहले इंटर यूनिवर्सिटीज बोर्ड होते थे, जिन्हें बाद में एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज भी कहा गया। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की एजुकेशनल डेवलपमेंट पर सार्जेंट कमीशन बनाया गया। हमारे एजुकेशन में इस कमीशन की काफ़ी अहमियत है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में शिक्षा के मैनेजमेंट के लिए एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। इसी रिकमेंडेशन पर 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी। लेकिन याद रखिए, ये कमेटी बनी थी, कमीशन नहीं था। इस कमेटी का काम था कि इंडिया की उस वक्त की यूनिवर्सिटीज़ के कामों को देखना। देश आज़ाद हुआ तो हायर एजुकेशन को और बेहतर करने की नीयत से 1947 में इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी गई और उस वक्त देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के कामों की जिम्मेदारी यूजीसी को दे दी गई। लेकिन लगा कि देश के अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए ये अभी काफ़ी नहीं है, इसीलिए 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को ये काम सौंपा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या नए कोर्सेज शामिल किए जा सकते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, किसी भी कोर्स का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। कुल मिलाकर इस कमीशन की जिम्मेदारी थी भारत की उच्च शिक्षा से जुड़ी वो सभी ज़रूरी सलाह देना जिससे इंडिया की हायर एजुकेशन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, ताकि देश में सही डेवलपमेंट हो सके। इस अहम काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मिली फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस कमेटी के चेयरमैन थे। इन्हीं के बर्थडे को हम हर साल टीचर्स डे के तौर पर 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब यूजीसी का आइडिया हमें यूके से मिला था, इसीलिए कमीशन ने बहुत सी रिकमेंडेशन वहीं से ली। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसे कमीशन बनाना चाहिए और जैसे यूके में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काम करता है, वैसे ही इंडिया में भी यूजीसी काम करेगा। यानी अब यूजीसी का चेयरमैन और उसके मेंबर्स पार्ट टाइम नहीं होंगे, वो फुल टाइम मेंबर्स होंगे। 1952 में सरकार ने यूजीसी को लेकर एक और अनाउंसमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि पब्लिक फंड से जो भी ग्रांट या 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर हायर एजुकेशन के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, वो सब अब यूजीसी एलोकेट करेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद दिसंबर 1953 में इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यूजीसी को फॉर्मली इनॉग्रेट किया। लेकिन यूजीसी अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 1956 में यूजीसी एक्ट पास किया। इस एक्ट में यूनिवर्सिटी एजुकेशन में यूजीसी के रोल को क्लियरली डिफाइन किया गया। एक्ट के मुताबिक इंडिया में यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी यूजीसी की है। यानी यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन देना, यानी मान्यता देना, फंड्स देना, कोर्सेज का ड्यूरेशन तय करना, नेशनल लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट कराना, यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग करने के लिए टर्म्स और कंडीशंस तय करने जैसे काम यूजीसी के पास है। यूजीसी एक्ट के मुताबिक यूजीसी में एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 10 दूसरे मेंबर्स होते हैं। इन 10 मेंबर्स में से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं। इन सभी को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूजीसी के दिल्ली में 3 ऑफिसेज हैं और ये ऑफिसेज हैं बहादुर शाह जफर मार्ग, फिरोज शाह रोड और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस पे। इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। जब यूनिवर्सिटी वर्ड यूज़ किया जाता है तो मतलब हायर एजुकेशन को मेंशन किया जा रहा है, और जब बात इंडिया की हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में होती है तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेना हमारे लिए बेहतर है। अब जैसे 1823 में आई माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही वो रिपोर्ट है जिसने हमारी प्रेजेंट हायर एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया था। अभी जान लेते हैं कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन थे कौन। एल्फिंस्टन 1819 में
बॉम्बे के गवर्नर बने। वही एल्फिंस्टोन जिनके नाम पर मुंबई में एल्फिंस्टोन कॉलेज, एल्फिंस्टोन सर्कल, एल्फिंस्टोन रोड का नाम आप सुनते हैं। एल्फिंस्टोन 1827 तक बॉम्बे के गवर्नर रहे। इसके बाद उन्होंने 2 साल तक पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और फिर 1829 में वो वापस इंग्लैंड चले गए। लेकिन अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने इंडिया की हायर एजुकेशन के लिए कई बेहतर काम किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत की एजुकेशन के सख्त खिलाफ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के लोग पढ़ाई करें, क्योंकि वो जानते थे कि एजुकेशन भारतीयों को आज़ादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अंग्रेज इंडिया की एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में एल्फिंस्टोन इंडिया के दोस्त की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान लगातार इंडियंस के एजुकेशन पर फोकस करने की कोशिश की। इसीलिए कई बार उन्हें स्टेट एजुकेशन ऑफ इंडिया का फाउंडर भी कहा जाता है। एल्फिंस्टोन ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि इंडिया में यूरोपियन साइंस और इंग्लिश लर्निंग के लिए स्कूल्स बनाने चाहिए। एल्फिंस्टोन के जाने के बाद 1934 में बॉम्बे में एल्फिंस्टोन कॉलेज खुला। एल्फिंस्टोन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से बुक भी लिखी है, जो 2 वॉल्यूम्स में है। कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 2 बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस पोजीशन को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी ये बुक कंप्लीट करनी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अपना टेन्योर पूरा होने के बाद उन्होंने 2 साल भारत घूमने में इसलिए लगाए ताकि वो अपनी बुक के लिए रिसर्च कर सके। तो ब्रिटिश राज की हिस्ट्री पढ़ते वक्त हम ऐसे कई ब्रिटिशर्स के कामों के बारे में पढ़ते हैं जो कुछ जगहों पर भारत के दोस्त की तरह काम कर रहे थे और उनके कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद 1835 में एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में इस बात की पैरवी की कि ब्रिटिश सरकार को भारत में इंग्लिश एजुकेशन के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन के लिए इसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट माना जाता है। फिर इसके बाद नाम आता है सर चार्ल्स फुट डिस्पैच 1854 का। इसमें कहा गया कि भारत में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन स्कीम होनी चाहिए। चार्ल्स फुट ने इंडिजीनियस एजुकेशन एनकरेज करने के लिए एक पॉलिसी बनाई। इंडिजीनियस मतलब किसी जगह पर रहने वाले वहाँ की लोकल पॉपुलेशन। तो जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट में चार्ल्स फुट भारतीयों के लिए एक एजुकेशन स्कीम बनाने की बात कर रहे थे। इसके बाद 1857 में इंडिया में 3 यूनिवर्सिटीज सेटअप की गई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, और 1887 में बनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि यूजीसी नेट क्या है। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट क्लियर करना होगा। और 2024-25 के एकेडमिक सेशन से पीएचडी में एडमिशन के लिए भी यूजीसी नेट ज़रूरी है। तो उम्मीद है यूजीसी को लेकर आपकी समझ बेहतर हुई होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि यूजीसी के रीजनल ऑफिसेज इंडिया में किन जगहों पर हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।